10th September is marked as World Suicide Prevention Day। इसलिए मुझे लगा कि हमें एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए जिससे हमें पता चले या मदद मिल सके उन लोगों की जिनके मन में भी ख्याल सुसाइड यानी आत्महत्या का आता है। वैसे भी कहा जाता है कि जिसके भी जीवन में हौसले की कमी होती है ना, वो जीना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि हौसला ही नहीं है तो जिएगा कैसे। और कई बार जिन लोगों की डिपेंडेंसी अपने हालात पर होती है, अगर हालात अच्छे हैं तो वो अच्छे हैं, अगर हालात खराब हैं तो वो खराब हैं, तो यकीन मानिए उनकी ज़िंदगी भी कुछ खास खुशहाल नहीं होती। एक आंकड़ा पढ़ रही थी मैं, WHO की रिपोर्ट थी, उसने बताया कि 7,03,000 लोग पूरे विश्व भर में एक साल में आत्महत्या करते हैं। ये वाकई बहुत बुरा लगता है सुनकर कि यंगस्टर्स, छोटे बच्चे, जिन्हें हम अक्सर कहते हैं ना कि उनके पास क्या टेंशन है, पढ़ाई लिखाई तो है, वो लोग भी सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं, जैसे कि जीवन जो है एग्जाम के रिजल्ट्स पर ही आधारित है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें कि समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सुसाइड एक तुरंत उठाने वाला कदम है या ये एक डिप्रेशन का बाय प्रोडक्ट है, ये समझना ज़रूरी है। और कैसे बचाव किया जाए, किस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उन्हें काउंसल कर सकते हैं, उनके व्यवहार को जांच सकते हैं, भांप सकते हैं और उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, यही जानने के लिए मैंने एक जाने माने साइकाट्रिस्ट हैं डॉक्टर मोहित शर्मा जी, उन्हें आमंत्रित किया है अपने शो में ताकि वो हमारा मार्गदर्शन कर सकें। जितने लोग जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। पर में भी कोई सवाल हो जो कि आप डिप्रेशन से जुड़ा हुआ पूछना चाहते हैं या सुसाइड में कैसे बचाव किया जाए वो जानना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते सर। योगिता जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, और चूंकि टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट था कि मुझे लगा कि आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता जो हमारी हेल्प कर सके इस मामले में। थैंक यू सो मच। आपके मैं शोज देखता हूँ, काफी अच्छे अच्छे लोगों को आप बुलाते हैं, काफी अच्छा होस्ट करते हैं, और थैंक्स कि आपने आपने मुझे भी बुलाया इसमें दोबारा। थैंक यू थैंक सो यू डॉक्टर मच। साहब, थैंक यू, थैंक यू। असल में मुझे आपको कहना चाहिए, आप हमारे गाइड हैं। आप हमें हमेशा ये बताते हैं कि डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए ताकि एक हैप्पी लाइफ जो है हम जी सके, क्योंकि ये हैप्पीनेस वर्ड जो है ना, वो मुझे लगता है कि है नहीं, सब गड़बड़ है। डॉक्टर साहब, जैसे 10th ऑफ सितंबर इट्स मार्क्ड एज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो सुसाइड तो हो जाता है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए क्या करना है इसके बारे में असल में अवेयरनेस ही नहीं है। तो मुझे लगा कि आपसे पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूं, क्या डिप्रेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट वजह है जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, या इसके अलावा भी चीजें हैं? नहीं, मैं आपको उस बारे में बताना चाहूंगा। ऐसा लेबल करना कि कोई जो सुसाइड किसी अगर इंसान ने किया तो वो डिप्रेस्ड ही होगा या साइकेट्रिकल इल ही होगा, किसी और कोई साइकेट्रिक इलनेस भी, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। हालात, सर्कमस्टांस, इसलिए सिर्फ ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है सुसाइड, ये समाज के सारे वर्ग, समाज के, अगर हम मिनिस्ट्रीज की बात करें तो उसमें सारी मिनिस्ट्रीज को इसमें ज्वाइन, इसमें हेल्प करनी होती है, इसमें सारी मिनिस्ट्रीज इसमें आती हैं। क्योंकि और सबसे बड़ा सुसाइड का अगर हम कारण देखें ना, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस पूरे वर्ल्ड वाइड देखे गए, चाहे वो हम्म। 1920 में जो रिसेशन आया हो, और चाहे वो 2008 में रिसेशन आया हो। हम्म। द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द सुसाइड रेट इन 2 इयर्स में हुआ है, और सारे रीजन, सबसे ज्यादा रीजन उसमें फाइनेंशियल लॉस थे। हम्म। जब हमारी हमारा अगर हम बहुत नॉर्मल लैंग्वेज समझे, जब हम हम सोसाइटी में रहते हैं और हमारा एक कद है, हर किसी का एक कद है सोसाइटी में, जो उसको खुद को लगता है कि मेरा ये कद है सोसाइटी में, इकोनॉमिकली, सोशली एरियाज में। जब हम ऊपर हम्म। से नीचे की तरफ फॉल होते हैं, जब नीचे के ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें सक्सेस फील होता है। जब ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो जाते हैं, और खासतौर पे ऑल ऑफ सडन, हम्म। चाहे हम ऐसा नीचे नहीं पहुंच गए हो कि हम खा भी नहीं सकते, हमारे पास कुछ नहीं रह गया वो जीवन में, बट एक फॉल जो होता है वो फीलिंग ऑफ फेलियर देता है। फीलिंग राइट, ऑफ राइट। फेलियर, हम्म। फीलिंग ऑफ फील इट, ऐसी फील आती है कि अब तो ये मेरे जीवन का जीने का कोई फायदा ही नहीं, ये मैंने तो सब कुछ खो दिया। हम्म। उसमें भी इंसान ज्यादातर हम देखते हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, मेरी वजह से। हाँ, देखिए, कोई अगर किसी की लाइफ में ट्रेजेडी आई, वो हम्म। ट्रेजेडी
को ना सह पाना, उसके साथ में उसको डिप्रेशन भी हो जाना, इस वो उससे तो फिर सुसाइड अटेम्प्ट के चांसेस और बढ़ जाते हैं, नो डाउट। बट हम्म। डिप्रेशन ना भी हुआ हो, हम्म। वो इंसान फिर भी सुसाइड कर सकता है। ये बहुत स्ट्रेंज है ना कि मतलब दिमाग में ऐसा क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। देखिए जैसे हम जब स्कूल में थे तो हमारे टाइम में इतने सुसाइड्स मैंने बच्चों के नहीं सुने थे, लेकिन अचानक बाद में मैंने सुना कि रिजल्ट्स आए और इतने सारे बच्चे सुसाइड कर लेते थे। वो एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरते, तो वो मतलब मुझे लगता है कि क्या या तो ये माना जाए कि सुसाइड जो है अचानक किसी कोई प्रोवोकेशन आया और उन्हें समझ में नहीं आया हैंडल कैसे करना है, तो क्या ये रीजन भी हो सकता है जैसे रिजल्ट। अगर हम बात करें दो दो तो आपने दो तीन चीजें इसमें आपने इंपॉर्टेंट कही हैं। मैं एक तो देखते हैं हम कि हर एक इंसान में, हर एक जीवित आत्मा में जो है एक जीने की इच्छा, हमेशा जीते रहने की इच्छा, और अपने हम्म। जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा। हम्म। ये बहुत ही कोर है, ये सब में है। मतलब ये हम ऐसे मान के चलते हैं, ये तो मतलब हमारा हमारा एक्चुअल में अस्तित्व है हमारा, जिस वजह से हम सारे लोग दुनिया में हैं, क्योंकि हम जीना हम्म। चाहते हैं और हम्म। उस जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। राइट। कभी कभी हालातों को लेकर के या हमारे परसीव को लेकर के हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार अब तो जीवन हमारा ट्रैप्ड हो गया है, एक तरीके से हम जी ही नहीं पाएंगे। उस समय में इंसान बहुत कोशिशें करता है जीने की, बहुत सारी चीजें कोशिश करता है, लेकिन जब हम्म। उसको हर बार ऐसा लगता है कि यार कोई फायदा नहीं है, हम्म। हो ही नहीं सकता, और ये लॉन्ग टर्म तक लगता रहता है, जो जो मैं जो क्योंकि उस समय क्या होता है, कैपेसिटी सोचने की कि इस चीज से निकला कैसे जाए, इस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए, वो कम हो जाती है। और कई बार हम्म। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ बोलता रहता है। ऐसा नहीं है, हाँ। वो इंसान जब बोल रहा है इसका मतलब है वो एक झूले में झूल रहा है, अप्स एंड डाउन उसके सीसॉ ऊपर नीचे हो रहा है कि मैं कोशिश करूं बचने की, या सुसाइड करना ही बेटर है, या वो है। तो वो जो तराजू का वो है, उसके दिमाग के अंदर बहुत चल रहा होता है। वो कोशिश के लिए, लोगों से हेल्प के लिए अपने आप को बताता है कि मैं परेशान हूं इतना ज्यादा, मेरे को हम्म। मेरे को नीड है कि कोई मेरी मदद करे। जब हम राइट। उसको नकार देते हैं, जब वो उसके बाद भी बिल्कुल ही थका जाता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, एक तरीके में ट्रैप्ड हो गया हूं, हम्म। तो वो इस कई बार इस सुसाइड का वो रहता है। दूसरी चीज, आपने बच्चों के सुसाइड की बात और इम्पोर्टेंट कही है। हम्म। अगर अगर आप इस बार एनसीआरबी का 2021 का डाटा देखें, न्यूज में सबसे ज्यादा हम जनरली ऐसे देखते हैं कि फार्मर सुसाइड इज द मेजर, वेरी वेरी पॉलिटिकली बर्न्ड इशू। बट हम्म। स्टूडेंट सुसाइड के बारे में कोई नहीं बात करता। बट डू यू नो कि स्टूडेंट सुसाइड इज हायर देन फार्मर सुसाइड? फार्मर सुसाइड करेक्ट, रेट इज मैं मान 6%। सकती हूँ। मैं दो मान एनी सकती हूँ। पर्सन सुसाइड इज प्रॉब्लमेटिक, बट स्टूडेंट सुसाइड रेट इज 8%। दैट इज अ मोर डेंजरस थिंग। उस एज में, उस समय में, जब एक बच्चा अपनी लाइफ के लिए आगे देख रहा है कि कैसे होगा मेरी लाइफ, क्या होगा, अभी तो वो आया भी नहीं है उस अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, राइट। वहां क्यों राइट। उसको इतनी हताशा हो रही है, वहां क्यों, क्या क्या उसके साथ जीवन में हो रहा है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो को लाइफ स्किल्स ठीक से ना सीख पाना हम्म। एक एक बहुत मेजर रोल है। हम्म। चीजों में हताश जल्दी हो जाना, फैमिली में पेरेंट्स के साथ में जुड़ के ना रह पाना कि मैं किसको बताऊं, अब तो पक्का मेरे को वहां भी डांट पड़ेगी, अब तो मेरे को, अब तो मेरा जीवन घर में दुशारी कर दिया जाएगा मुझे डांट डांट के। हम्म। हम्म। और जो उसके जो उसको हम कहते हैं कि ये बर्डन है उसके ऊपर, यार मेरे तो नंबर खत कम आ गए, अब तो मेरे को कोई समाज में पूछे, वो घर परिवार में कोई पूछेगा ही नहीं, सब मेरे बड़े भाई के बारे में ही बात करेंगे। हम्म। जो कंपैरिजन है एक दूसरे के साथ में, वो वो जब आने लगता है, तो हम देखते हैं कि इतना बर्डन बच्चा कई बार नहीं ले पाता और ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेता है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा, कोई भी इंसान जब स्टेप लेता है, ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएट स्टेप है। हर सुसाइड अटेम्प्ट के पीछे 20, हर सुसाइड डेथ के पीछे 20 फेल्ड सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं। ओह। 20 फेल्ड सुसाइड अटेम्प्ट, तो कितनी जगह है उसको प्रिवेंट करने के लिए? वाई प्रिवेंशन क्या इज देयर, कैन बी देयर, क्या इज पॉसिबल? 20 हम्म। फेल्ड अटेम्प्ट्स, मतलब उस बंदे ने बार बार कोशिश किया होगा। और कई बार होता है कि यार ये खुद को बचा लेता है, हाँ हर इंसान खुद को बचाना चाहता है, वो गलत नहीं है, वो उस बंदे का दोष नहीं है, और वो अच्छा है कि अभी भी उसको अपने बचाने की वाली शक्ति जो है वो बढ़ी हुई है, रादर देन उसकी अपनी जान लेने की शक्ति।
जो हताशा है वो अभी भी उतनी ज्यादा नहीं बनी है, और हम इसको प्रवोक कर दें अगर किसी को, अरे तू तो बस हम्म ऐसे ही कहता रहता है, वो हम्म। उसके लिए बहुत पिंचिंग हो जाता है। और कई बार हम डॉक्टर ऐसे साहब, ऐसे में देखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा से ये सोचती हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि 20 फेल्ड अटेम्प्ट्स होते हैं, उसका मतलब वो व्यक्ति कोई ना कोई साइंस एंड सिम्टम्स दिखा रहा है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। जिसके मन में सुसाइड का थॉट भी आ रहा है ना, वो कब मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड ये देखा गया है, उसने किसी ना किसी को जरूर बताया होता है अटेम्प्ट करने से पहले। किसी ना किसी के सामने अपनी बात जरूर रखने की कोशिश की होती है, चाहे वो अपने डॉक्टर के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हो। लेकिन जब उसको वहां से भी वो नहीं मिलती, राहत नहीं मिलती, या फिर ऐसा मिलता है कि यार और ज्यादा धुकार मिल जाती है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और अटेम्प्ट करने के। तो उसने बहुत कोशिश की होती है, उसके मन के अंदर बहुत वो हो रहा होता है, उसने बहुत सारी कोशिश की होती है कि किसी तरह से चीजें ठीक हो जाए, किसी तरीके से मेरे को रास्ता मिले जीने का। डॉक्टर साहब, क्या ओवर इमोशनल किस्म के जो लोग होते हैं, क्या ये हम माने कि वो बहुत प्रोन होते हैं कि वो इस तरह के कदम उठा लें? हम उनको बहुत नोटिस करें, ध्यान दें उनकी, जब जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, कुछ बच्चों को मैंने देखा है, वो बहुत अलग ही किस्म के होते हैं, हर छोटी छोटी चीज पे वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। क्या ऐसे बच्चों की अपब्रिंगिंग के टाइम हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है? इमोशंस जो आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे जजमेंट पे बड़ा फर्क डालते हैं। अगर हम ज्यादा इमोशनल हैं, जिस भी जो भी हमारा इमोशन है, इमोशनल होना इज नॉट जस्ट दुखी होना, हम्म इमोशनल ज्यादा खुश होना, इमोशनल ज्यादा गुस्से में रहना, इमोशनल ज्यादा एंजाइटी में रहना, हर तरीके के इमोशंस हो सकते हैं। कोई भी इमोशन अगर हमारा एक लेवल से ज्यादा होता है, तो वो हमारे जजमेंट को इम्पेयर कर देता है। राइट। खुद सोच के देखिएगा, अगर हम बहुत ज्यादा खुश है ना, तो हम तब भी हम अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते। तब भी हम कोई यार गड़बड़ काम कराते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च कराए यार, इतने बाद बहुत खुश था और उसमें हो गए। कब हम्म हम बहुत दुखी हैं, तब भी हमारे डिसीजन हैम्पर होते हैं। बहुत एंशियस हैं, हमारे डिसीजंस बहुत वो हो जाते हैं कि यार मैं कर ही नहीं पाऊंगा, दिस इज अ डिसीजन ऑफ माइंड कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। हम्म। तो, तो हमारे इमोशंस का हमारे ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। और खासतौर पे अगर इमोशन सैडनेस वाला हो, हम्म इमोशन इमोशन ऐसा हो कि सामने वाले की बात चुभ जाती है, जब हम सैड ज्यादा होते हैं तो चुभती बातें ज्यादा है हमें उस टाइम पर, हम्म। हम ज्यादा नेगेटिव ले जाते हैं उन बातों को। और चाहे सामने वाले ने आपके भले के लिए कही हो, सामने वाले को लगता है यार मैंने तो सामने वाले के लिए बहुत अच्छे के लिए कही, लेकिन उसको बहुत चुभ गई, और वो उस चीज को बहुत बार बार सोच आनी उस बारे में बहुत इमोशनल होना कि उसने भी मुझे ऐसा कह दिया, इस तरीके से मेरे साथ हो गया, अब तो कोई फायदा ही नहीं है। उनके चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं सुसाइड अटेम्प्ट में। और दूसरा आपने कहा कि इस तरह से बच्चों को किस तरीके से वो देखा जाए। अगर अगर बच्चा ज्यादा इमोशनल है, तो हम्म डोंट हम उसकी इमोशनैलिटी खत्म नहीं कर सकते कि नहीं नहीं तुम सोचा मत करो ज्यादा। ये बड़ा हम्म। कॉमन होता है, सोचा मत करो, बड़ा या कॉमन है, हाँ। ज्यादा इमोशनल ना हो। हाँ। जैसे कि सोच और इमोशन हमारे हाथ में है, दोनों ही नहीं है। राइट। राइट। सरकमस्टांस और चीजें उस पर रिएक्ट करता है इंसान, हम्म हमारा ब्रेन उस पर रिएक्ट करता है। हाँ, वो किस तरीके से अपनी जो जो बातें उसको प्रॉब्लमेटिक लगी हैं, अगर मुझे कोई बात चुभ जाती है, कोई ऐसा इंसान हूं मैं जिसको बार बार बातें चुभ जाती हैं, तो कैसे वो उसको बातें कम चुभे, वो क्या ऐसी स्थिति को अपनाए, किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को बदले, उस बारे में उसको समझना जरूरी है कि हर चीज को वो बहुत नेगेटिव तरीके से ना ले। इसमें लाइफ स्किल्स का बहुत रोल आता है एक्चुअली। हर एक स्टेप पे जो हमारे हमारे स्किल्स हैं, हर हर बच्चा आ रहा है, तो उसकी उसके लाइफ स्किल्स सिर्फ ये नहीं है कि वो किताब से पढ़ के अच्छे नंबर लिया है तो वो अच्छा बच्चा हो गया। नहीं, जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है डे टू डे रूटीन की, जो हम्म अपने अपने जीवन में आने वाले जितना भी प्रेशर से भाग नहीं रहा है, वो उसको देख रहा है, और उसके सॉल्व करने के तरीके उसके क्या हैं, उस पर मैटर करता है वो कितना अच्छा है, या फिर मतलब कितना सक्सेस होने के उसके चांसेस ज्यादा हैं, हम्म। रादर देन कि एक बच्चे के जिसके बहुत नंबर आते हैं, 90% नंबर आते हैं, 95% नंबर आते हैं, इसलिए तो पक्का सक्सेसफुल होगा। नहीं, सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं अगर वो अपने लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। अगर उसके स्किल्स अच्छे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, उसके सक्सेस होने के के वजह जो के जो चांसेस भी। परसेंटेज है, चांसेस हैं, हाँ वो बढ़ जाते हैं। हाँ। तो ये डॉक्टर साहब, सिखाने की जरूरत है।
जी, जैसे आपने भी बच्चों के बारे में बताया, है ना, बच्चों के अंदर जो सुसाइडल टेंडेंसीज़ है, आपने बताया कि फाइनेंसेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके साथ जो एक बहुत क्रॉपिंग अप प्रॉब्लम है ना, वो मैंने प्यार में नाकामयाब होना, मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम होना, ये कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको भी एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जहाँ पे ये वाली बात होती है ना कि आप प्यार में अनसक्सेसफुल हैं या आपकी मैरिड लाइफ में आपके कुछ प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आप सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे अगर अनमैरिड लोग हैं तो उनके फ्रेंड्स सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, और अगर फैमिली है तो फैमिली कैन बी दी सपोर्ट सिस्टम। तो ये वाली जो सपोर्ट सिस्टम है, इस पर कैसे काम किया जाए? हेलो। डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? हेलो। आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब से हमारी कनेक्शन टूट गया, मैं उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। हाँ, हेलो। बराबर सर। हाँ, बीच हाँ में मेरा क्विज हाँ, में कॉल आ गया और उसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। हाँ, आप मैं मुझसे ये हाँ हाँ एक सवाल पूछ रहे थे। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे आपने फाइनेंसेस के बारे में बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा मेजर इशू है जिसकी वजह से लोग सुसाइड करते हैं। बच्चों की रीजन जो है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, स्टडीज और एग्जाम्स में मार्क्स कमाना, परफॉर्मेंस कमाना। एक और जो बहुत मेजर रीजन नजर आता है मुझे, वो है प्यार में नाकामयाब होना, और जो फैमिली इश्यूज होती हैं, है ना, अगर फैमिली में हार्मनी नहीं है तो कई बार वाइफ जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, कई बार हस्बैंड सुसाइड कर लेते हैं। ये वाले न्यूज़ भी हमने सुना, और आपने शायद आपको याद होगा रिसेंटली दिल्ली में एक फैमिली के 11 लोगों ने सुसाइड करे, जो आज तक सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो जब ये सारे केसेस हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि इस केस में फैमिली, फ्रेंड्स, उन्हें तो शायद कुछ तो हिंट रहता होगा ना कि ऐसा कुछ सोच रहे हैं, उनकी जो थॉट्स हैं वो थोड़ा सुसाइडल से हो चुके हैं, तो कुछ सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं हो सकता है क्या? यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो आपने बात की रिलेशनशिप्स, जो हम देखते हैं रिलेशनशिप्स कब स्टार्ट होते हैं। हम्म। रिलेशनशिप्स एक मेल और फीमेल में या इवन इन द सेम जेंडर, इफ हम्म। देयर पर्सन इज होमोसेक्सुअल और समथिंग, हम्म। विच इज ऑल्सो नॉर्मल थिंग। रिलेशनशिप्स स्टार्ट होते हैं 13 to 15 एज में, जी। इवन इवन अर्लियर। जिस टाइम पर हमारी सोसाइटी और पेरेंट्स के लिए ऐसा होता है कि बच्चे से बात करना भी रिगार्डिंग द रिलेशनशिप इज कंसिडर्ड एज वेरी टैबू। हम्म। कि अगर मैं उससे बात भी कर लेंगे कि चाहे उनका बच्चा एक्चुअल में रिलेशनशिप में हो, लेकिन उनको लगता है कि मेरे बच्चा हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और नॉन ना ही एक्सेप्टेंस। हाँ, ना ही बच्चा पेरेंट से कभी उस बारे में बात करता है, उसको हमेशा छुपा के रखने की कोशिश करता है, ना ही पेरेंट्स बच्चे के बारे उससे उस बारे में बात करते हैं कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है। हम्म। बट दिस इज द रियलिटी, बिकॉज इमोशनल थिंग्स कम्स फ्रॉम ऑन दैट एज। जब जब एक बार प्यूबर्टी आने लगती है, वो इमोशंस स्टार्ट हो जाते हैं हमें। और हमारी सोसाइटी अब ओपन हो रही है। हाँ, अभी भी पूरी तरह ओपन नहीं है, लेकिन ओपन हो रही है, जिसमें चांसेस ऑफ मेल और फीमेल्स के बीच में रिलेशनशिप्स अर्ली स्टेज में स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा हो चुके हैं। तो उसको नकारना से कुछ नहीं होगा, वो है तो है हमारे हमारी लाइफ में। अब इशू ये है कि आप वो बच्चे जो है रिलेशनशिप तो अपने आप को स्टेब्लिश करने लगते हैं, नाम तो उसको देने लगते हैं, बट दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट इट इज। दे आर जस्ट डूइंग दिस ऑन बेस्ड ऑन देयर ओन हॉर्मोन्स। हार्मोनल सर्च के ऊपर वो उस पर एक्ट कर रहे हैं उसमें अपने लिए। बट थॉट प्रोसेस से उनको कैसे उस अपने हार्मोन्स को, अपने थॉट इमोशंस को कंट्रोल करना है, वो चीज उनको नहीं आती। मीन्स अगेन द लाइफ स्किल, एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ किस तरीके से कब रिलेशनशिप में जा बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ये लाइफ स्किल है। इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं। इसके बारे में तो उसको बस यही जानकारी है कि किसके साथ में जाऊं, दैट विल डिपेंड अपॉन माय हार्मोन। तो वो सोचा समझा डिसीजन नहीं होता। अब वो रिलेशनशिप में गए, पेरेंट्स को बता नहीं सकते, आपस में उनके झगड़े भी होने लगते हैं। कोई भी दो इंसान आपस में रिलेशनशिप किसी को कहेंगे, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, उनके झगड़े होने लगते हैं। अब ऑन ए वन पार्ट दे फील वेरी ट्रॉमेटाइज्ड कि उसने मुझे छोड़ दिया, या उसने किसी और के साथ वो चली गई या चला गया, तो दे फील वेरी ट्रॉमेटाइज्ड।
बट इस ट्रॉमा के लिए उनके पास कोई नहीं है बात करने के लिए एक्चुअल में। दे कैन नॉट इवन से आस्क कि टेल देयर पेरेंट्स कि मेरे साथ ऐसा हो गया या मेरे को इतना बुरा लग रहा है इस बात का। वो भी नहीं होते कि पेरेंट्स को अगर पता भी लग गया तो दिक्कत है। क्या होता है जनरली बच्चा इतना स्ट्रेसफुल होता है कि उसको काफी सारे साइकाट्रिक इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तब पेरेंट्स उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। उनको नहीं पता होता एक्चुअल कॉज रीजन। अगर कई बार पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं या फिजिशियन के पास वो जाते हैं, फिजिशियन को लगता है मेडिकल इशू नहीं है, साइकाट्रिक इशू लग रहा है, देन दे रिफर टू अस। जब हमारे पास बच्चा आता है तब ये सारी चीजें हमें निकल के सामने आती हैं। और उस बीच हमने बहुत बार, मैं वो देखता हूँ, बहुत बार देखता हूँ, क्योंकि ये इतना लंबा टाइम हो जाता है बच्चे के लिए परेशान हुए हुए। वो ऑलरेडी कई बार अटेम्प्ट कर चुके होते हैं, दो ऑलरेडी कई बार अटेम्प्ट कर चुके हो, कई बार सोच चुके होते हैं इस बार तो मैं इस तरीके से जाकर के कर ही दूंगा, ये तो मेरे से रहा ही नहीं जा रहा। तो रिलेशनशिप इश्यूज में जो फेलियर होता है वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक होता है फॉर एनी एज ग्रुप, और खासतौर पर यंगर एज ग्रुप में, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस इट फर्स्ट टाइम। फॉर देम दिस फर्स्ट टाइम इज ए वेरी क्रूशियल पार्ट। तो आप बहुत जरूरी है, जितना बच्चा जल्दी हम देख रहे हैं कि वो उस अप्रोच उसमें आ रहा है, तो हमें उसके साथ में वो चीज उसे सिखानी चाहिए पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अब बिहेवियर क्या होता है बच्चे का, कैसे समझे इस बात को कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसकी लाइफ में? मतलब पेरेंट, एज अ पेरेंट अगर हम समझने और सोचने की कोशिश करें तो आजकल तो बच्चों की एक आदत है अपने रूम में बंद हो जाते हैं। हाँ? पहले हमारी हिम्मत नहीं होती थी कमरा बंद करके बैठ जाएगा अलग कमरे में, हम पेरेंट्स के साथ 24 घंटे रहते थे, और उनकी नजर, हमारे पड़ोसियों की नजर, सारी दुनिया की नजर होती थी हमारे ऊपर, तो पता लगता था कि हमारा कदम कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहे हैं। आजकल के बच्चों का तो कुछ भी जज करना इतना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो क्या बिहेवियरल चेंजेस हम नोटिस करें? चेंज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, चेंज। जो बच्चा आपके साथ सालों से रह रहा है, आप देख रहे हैं उसका एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, आपने सडनली देखा कि उसको चेंज आया है। अगर वो चेंज आया है तो वो नोटिस करना बहुत जरूरी है, वो किस तरीके का चेंज हो। अगर हम उसके कम्युनिकेशन पैटर्न को देखें कि पहले वो बात करता था अपने भाई बहन से, अपने मम्मी पापा से, या थोड़ा बाहर आता था, बात जो डिनर टाइमिंग पे या उसमें बात करता था, अब उसने कट ऑफ करना थोड़ा शुरू कर दिया। और एक बात जरूर कहूंगा कि बच्चा चाहे कितना भी अपनी प्राइवेसी देख रहा हो, लेकिन डिनर टेबल एक होनी चाहिए। डिनर यहीं पर होगा, या एक एटलीस्ट एक मील पूरी फैमिली का एक साथ होगा। कोशिश ये की जाए फैमिली का ना हो पाए, एक पेरेंट के साथ एटलीस्ट हो, वन ऑफ द पेरेंट शुड बी इन्वॉल्व। होना तो दोनों पेरेंट्स चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा। हम देख रहे हैं कि बच्चा थोड़ा सा ज्यादा पर्सनल स्पेस में जाने लगा है, और उसको थोड़ा सा भी टोको तो वो चिढ़ जाता है, उसके अंदर चिड़ इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा डेवलप स्टार्ट होने लगी है। थोड़ी सी भी बात करो, कुछ करो, या तो वो बहुत रो देता है या चिढ़ जाता है चीजों को लेकर के, मीन्स कहीं ना कहीं बच्चा ट्रबल्ड है। उसकी अगर हम भूख देखें, मदर को बहुत अच्छे से पता होता है मेरा बच्चा पूरे दिन में ये खाता है। अगर वो रिसेंटली चेंज हुई है, चेंज का मतलब है या तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, यार मेरा बच्चा आज बहुत ज्यादा खा रहा है, वो अच्छा नहीं है, या एकदम से कम हो गई है, यार कुछ पिछले कई दिनों से खाते हुए मैं देख ही नहीं रहा हूं कोई वो कुछ खा भी रहा है, या नींद बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे दिन सोता ही रहता है क्या ये आजकल, या बिल्कुल ही नहीं सो रहा है, पूरे दिन में रात देखती हूँ कि वो कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, स्क्रीन टाइम पे लगा रहता है, और इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ये जो चेंज, एब्रप्ट चेंज अगर इस तरीके के कोई देखे जा रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स वरीसम। और अगर बच्चा आपसे बात कर रहे हैं, हम बच्चे आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़ा सा ट्रबलसम है, तो उससे बिल्कुल खुल के बात कीजिए, बेटा कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं क्या, क्या थोड़ा सा परेशान हैं आप? तो अगर बच्चा परेशान है और उसको लगता, अगर आपने इसमें ट्रस्ट डेवलप किया कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा, तो वो मेरे को अननेसेसरली डांटने नहीं लग जाएंगे, तो वो बताएगा भी। डॉक्टर साहब, एक आम सोसाइटी की तरह से अगर मैं बात करूं, तो किसी भी ऐसी फैमिली के लिए जिसके घर में सुसाइड होता है, पूरी फैमिली ट्रॉमेटाइज हो जाती है उसके तुरंत बाद, है ना? तो मैम पूरी फैमिली की बात करें, पूरा 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 मोहल्ला से ट्रॉमेटाइज हो जाता है। यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। तो ऐसे में
मतलब मुझे लगता है कि एक को देखने के बाद ना वो एक चेन रिएक्शन सा बन जाता है कि डिप्रेशन जो है वो हर एक के अंदर आना शुरू हो जाता है। हर कोई डरने लग जाता है कि मतलब कोई और ऐसा कदम ना उठा ले। तो ऐसे में नियर एंड डियर वंस का आपको क्या लगता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिसके अंदर भी सुसाइडल टेंडेंसीज हैं? हम पहली बात तो पहचानने का तरीका आपने हमें बता दिया कि अगर वो व्यक्ति अलूफ होना शुरू हो जाए, कट ऑफ करना शुरू कर जाए, तो मतलब उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज हैं। पर अब इसको ठीक कैसे किया जाए? सीधा साइकेट्रिस्ट के पास अगर मैं कहूँ किसी को कि मैं सीधा डॉक्टर मोहित के पास जा रही हूँ, जाएगा ही नहीं कोई। पहली बात तो एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा कि हाँ हम ऐसा कुछ कर रहे हैं या हमें कोई ऐसा डिप्रेशन चल रहा है, मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, कोई नहीं बताएगा इस बात को। तो हाउ टू हैंडल दिस? सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको विश्वास दिलाना कि उस इंसान के साथ में इस तरीके से बात करना और उसके विश्वास दिलाना कि आप अपनी प्रॉब्लम मेरे को बता सकते हो। जब वो ट्रस्ट करेगा अपने, खास तौर पे वो किसको बता पाएगा, जो उसका सबसे नियर एंड डियर वन हो। अगर वो इंसान उससे बात करे जिसपे वो ट्रस्ट करता हो और वो इंसान सुनने को तैयार हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सुनने को हम तैयार नहीं होते। यार ये तो फिर वही बात करेगा, ये बहुत नेगेटिव हो गया आजकल। उस इंसान को सबसे ज्यादा हम छोड़ देते हैं। यार ये फिर कहेगा कि मेरे को मरने का मन कर रहा है। ये हम उसके प्रति जो हमारे मन में एक हीन भावना आ जाती है, जो इंसान अपनी इस तरीके की बात बता रहा होता है, ये उसको और उकसाता है। ये उसको और उकसाता है कि ना ही बताऊं तो अच्छा है, लोग तो समझेंगे ही नहीं। तो अगर उसको ये लगे, आप हमसे उनसे इस तरीके से बात करें, उसको ये लगे कि सामने वाला इंसान मुझे समझेगा, सामने वाला इंसान मेरी बात को मैं उसे बताऊंगा तो शायद सॉल्यूशन निकालने की भी कोशिश करेगा, तो वो उसको बताएगा। जब आप देखेंगे ना, वो खुद जितनी बड़ी प्रॉब्लम समझ रहा होगा उस बात को, सुनने वाले को लगेगा यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल वो उसको नकारे नहीं। स्टिल उसको नकारे नहीं, नहीं नहीं ये तो छोटी सी बात है यार, भूल जाओ ना। उसको नकारे नहीं ये कह करके उसको कहे कोई बात नहीं, ऐसी जो बात हुई है उसको हम देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कम से कम जल्दी से जल्दी ये बेटर हो जाए, ये चीज हो पाए। हाँ, इस बारे में हम किसी और से भी बात करके देखते हैं। पहली चीज बता देने से, सुसाइडल टेंडेंसी अगर किसी इंसान के अंदर है ना, अगर वो किसी को बता दे तो उसकी पहले ही ऑलरेडी अपने आप कम हो जाती है। उसको रिलीफ फील होता है, उसको ये महसूस हो जाए कि यार सामने वाले ने मुझे समझ लिया। उसको अपनी प्रॉब्लम एकदम हाफ लगने लगती है, जैसे एज इफ आई हैव शेयर्ड समथिंग विद हिम, और वो कुछ करेगा, वो कुछ मेरी मदद जरूर करेगा, तो रिलीफ फील होता है उसमें भी। या ये भी हो कि रिलीफ ना भी, वो कुछ नहीं भी करेगा तो एटलीस्ट उन्होंने मेरा सुना है, तो उससे भी मैं रिलीफ हो जाता हूं। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को कि सामने वाले को, अपने नियर एंड डियर वंस को आप इतना हौसला दें कि वो आपको बता सके अपनी परेशानी। हाँ, परेशानी ऐसी हो रही है कि वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, वो थॉट्स बार बार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या वो अटेम्प्ट भी कर चुका है, तो यस उसको ये भरोसा दें, मदद के लिए हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चलते हैं। मदद के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चलते हैं। जरूरी नहीं है बीमारी है, जरूरी नहीं है परेशानी है, लेकिन एटलीस्ट कोई मदद तो हम लेने की कोशिश करें, ये चीज कम तो हो। ये वो इंसान भी जान रहा होता है जिसको सुसाइडल थॉट आते हैं। मैं आपको जैसे पहले बताया, उसको खुद को होता है कि यार ये जाएं, मैं भी जीना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं अच्छे से मेरी लाइफ कटे। जैसे बताया, दिस इज अ वेरी बेसिक टू एवरीवन। कोई हम में से ही कोई हो सकता है कभी किसी को बहुत ज्यादा तो एकदम परेशान हो जाए और एकदम से ऐसे थॉट आ जाए, लेकिन उस थॉट के साथ में एक जीवन की जीने की इच्छा रहेगी फिर भी, यार किसी तरह ये परेशानी खत्म हो जाए, मैं फिर से पहले की तरह नॉर्मल जी सकूं। तो वो विचार उसका बढ़ेगा अगर उसको ये लगेगा कि हाँ थोड़ी मदद मेरे को मिल सकती है। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी टू से वन थिंग, मैं हमेशा ये सोचती हूँ आत्महत्या करने के लिए ना बहुत हौसले की जरूरत होती है। मतलब टू नहीं, एंड वंस हौसले की जरूरत नहीं लाइफ थी, बहुत मुश्किल है। मतलब हौसला खत्म होने की जरूरत है। हमारे में बहुत हौसला है जीने के लिए। मुझे तो लगता है कि आत्महत्या करने के लिए तो मतलब कितना करेज चाहिए होता है कि टू किल वन सेल्फ। मतलब वो तो है ही नहीं। आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट कि अपने आप को मार लेना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। नो, हम उस बारे में बोलना भी इजी नहीं है। हाँ, उस बारे में बोलना भी इजी नहीं है। हम सोचते हैं कि यार वो तो ऐसा ही बोल देता है, नहीं, उस बारे में बोलना भी इजी नहीं है। मतलब वो कितना थक चुका होता है अपने जीवन से ना, कि उसे अल्टीमेटली लगता है कि शायद मौत जो है
वो उसके लिए इट्स गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग। उसको लगता हो कि या अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो हम कहते हैं ना वर्कशॉप नहीं, देखो सब कुछ हमारी ठीक हो कहानी। जाएगा नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा भी नहीं कि यार मैं इस वही ना। सफरिंग से निकल जाऊं, मैं सफरिंग खत्म हो जाए मेरी। और वो सफरिंग खत्म होने के सारे रास्ते जो देख रहा होता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक रास्ता उसको, हाँ उसको नजर अब एक ही आने लगता है क्योंकि सारे रास्ते देख देख के वो थक चुका होता है। माय गॉड, जो जाता है उसके पीछे इतने सारे लोगों की लाइफ और भी ट्रॉमेटाइज हो जाती है। डॉक्टर साहब, अगर बिल्कुल। चलते चलते आपसे कुछ इम्पोर्टेंट मैं टिप चाहूंगी कि आप सबको ये टिप दें, ताकि लोग ये जो सोचते भी हैं, एक बार को अपने दिमाग में लाते भी हैं इस विचार को कि लेट मी फिनिश माय लाइफ, वो एक बार ठहर के जीना शुरू कर दें। अगर अगर किसी के मन में ऐसा आ रहा है, उसके नियर एंड डियर वंस की जिम्मेदारी है, वो तो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, लेकिन नियर एंड डियर वन जिसको भी वो जाके बताए, हम सबकी इसमें, ये उस इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमें 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 एज ए सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि हम उसकी सुन लें, हम उसको समझें थोड़ा सा। अगर कोई व्यक्ति इतना ज्यादा ट्रबल्ड है तो उसको सुनना समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक एग्जांपल आपको अभी देता हूँ। पेस्टिसाइड से होने वाले सुसाइड बहुत ज्यादा हो रहे थे हमारे फार्मर सोसाइटी में। तो सोसाइटी ने ऐसा किया, एक ऐसा बनाया, एक पेस्टिसाइड बैंक बनाया कि हर रोज शाम को जो भी पेस्टिसाइड बचेगा वो आप यहाँ पे डिपॉजिट करोगे, घर नहीं लेके जाओगे। ओह। खेत में आप उसको अपना पेस्टिसाइड दो और जो बचे सीधा आके यहाँ जमा करो और फिर अपने घर जाओ। तो एक सोसाइटी की, समाज की जिम्मेदारी है कि अगर बाई चांस कोई ऐसा इंसान परेशान हो रहा है, उसके हल अलग हम्म। अलग तरीके से निकाले जाएं, ऐसे मीन्स कम किए जाएं जो सोसाइटी का जो जो जानलेवा हो। जैसे हम यूएसए में और उसमें देख रहे हैं कि गन कल्चर बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ हमारे कल्चर में नहीं है, वेरी गुड थिंग। जो जो सोसाइटी के वेज हो सकते हैं वो हमें कट डाउन करने बहुत जरूरी है। जो पर्टिकुलर पर्सन परेशान हो उसको हेल्प करना बहुत जरूरी है। और उसको हेल्प, ऐसी कोई हेल्प किसी को नहीं चाहिए होती कि यार मेरे को 1,000 1 करोड़ रुपया दे दो या मेरे को इतना लाख। इमोशनल सपोर्ट नीड होती है। यस। इमोशनल सपोर्ट अगर कोई नियर एंड डियर देने को तैयार हो तो डेफिनेटली कोई इंसान सुसाइड नहीं करेगा। आई एम टेलिंग यू, कोई नहीं करेगा, करना चाहेगा। सो वेल सेड डॉक्टर साहब, सो वेल सेड। थैंक यू डॉक्टर साहब कि आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह की चीजें आप ना निरंतर बताते रहा कीजिए, क्योंकि अब ना फिजिकल से ज्यादा मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, जिसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से सारी चीजें गवर्न हो रही हैं और हम इसी को इग्नोर कर देते हैं। वी इग्नोर आवर मेंटल हेल्थ, हम सोचते हैं अरे ठीक हो जाएगा। पर दिस टू शेल पास वाली स्टोरी नहीं है। मुझे लगता है वी हैव टू एक्चुअली एड्रेस, और इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो आप मुझे अपना समय समय पर टाइम दे दिया कीजिए। आई वुड जस्ट श्योर, रिक्वेस्ट यू, है ना। श्योर, श्योर, थैंक डेफिनेटली। जो मेंटल हेल्थ है वो हमारे फिजिकल हेल्थ को भी गवर्न करती है। हम फिजिकली अच्छा फील कर ही नहीं सकते अगर हम मेंटली इल हैं। मेंटल हमें बिल्कुल परेशानी सही। है, फिजिकल कभी आपने भी अपने जीवन में कभी देखा होगा, अगर किसी दिन आप दुखी है ना, शरीर ही नहीं उठ रहा। तो आई शरीर में तो नो। कोई प्रॉब्लम नहीं, शरीर तो चले, शरीर तो काम करे, नहीं शरीर उठ रहा, मन नहीं कर रहा तो शरीर भी नहीं काम करता। हाँ, हमारा ये डायलॉग होता है ना, मन नहीं कर रहा, काम करो, मन नहीं कर रहा। वो मन नहीं कर रहा मतलब हम इमोशनली या मेंटली उस टाइम हेल्दी नहीं होते हैं। या यू आर सो राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू वेरी मच। और हम कोशिश करेंगे कि लोगों को इसी तरह से हेल्प करें, ताकि लोग इमोशनली मेंटली स्ट्रांग रहें और हेल्दी रहें, एंड दे लिव अ लॉन्ग लाइफ। श्योर, श्योर, थैंक यू। डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर।